हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार बच्चों कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं, क्योंकि थोड़ा बारिश की वजह से यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग प्लांट्स और उसके क्लासिफिकेशन को हम लोग कर चुके हैं। जिसमें हमने देखा था कि प्लांट जो हैं उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मूव नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बेसिस पे हमने प्लांट्स और बाकी जो उसके डिविजन थे उनकी हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया जो है, एनिमल्स, उनके हम लोग क्लासिफिकेशन को बच्चों करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं आप चाहूंगा कि आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 95 जो है उसे ओपन कर लें। बिल्कुल 95 पेज नंबर पर इसी तरीके का फ्लो चार्ट जो है, जैसा आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, इसी तरीके का फ्लो चार्ट आपको पेज नंबर 95 पर भी नजर आएगा। इसको बच्चों में एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक बार आप लोग वो देख लीजिए, फिर हम लोग डिटेल में किंगडम एनिमेलिया जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो एनिमल्स या एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सबसे पहले हम लोग किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, इस बेसिस पर कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बच्चों ये है कि आपका ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल्स से मिलकर बना है, या सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बने होंगे, या टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन्स बने होंगे, और ऑर्गन्स आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों आप यहां देख रहे होंगे कि एक तरफ तो लिखा होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ की बनी हुई है, उसके अंदर टिश्यू तक जो है वो पाया नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ अपन देखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज जो है वो पाए जाएंगे। अगर बच्चों सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डालते हैं किस फाइलम के अंदर, किस ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप का नाम है पॉरीफेरा। अब बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाएगा। अब बच्चों जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, हम लोग फिर बात आगे करते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी तरीके की बॉडी कैविटी पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती। देखो बच्चों, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है ना, दांत खराब हो जाते हैं, दांत जो है उनके अंदर खाली जगह आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं कैविटी। तो बॉडी कैविटी का आप मतलब समझिए, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे शरीर में अगर कोई कैविटी, कोई खाली जगह ही नहीं रही होती तो ये जो अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स हैं इन्हें कैसे फिट किया जाता। तो हमारी बॉडी भी जो है अंदर से भरी नहीं होगी पूरी तरीके से, खाली जगह रहती है, तभी तो ऑर्गन्स को इसके अंदर जो है वो फिट किया जाता है। तो बच्चों इसी तरीके से जिन ऑर्गेनिजम्स के पास में बॉडी कैविटी होती है उन्हें तो बोलते हैं सीलोमेट। देखो आपको शब्द मिल गया होगा सीलोमेट। अब जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती उन्हें हम लोग बोलते हैं एसीलोमेट। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है तो आप वहां पर बच्चों पेंसिल से लिख देना, जहां लिखा हुआ है ना नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, इसको हम लोग, इन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं एसीलोमेट। पेंसिल से वहां पर लिख दीजिए एसीलोमेट, एसीलोमेट। और बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी तो होती है, पर
उनके पास एक्चुअल रियल ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे हमारे पास में एक्चुअल हार्ट है, पर आप देख रहे होंगे सेंटर में एक क्लास बनी हुई है नीमाटोडा, जिन्हें आप स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं, जिनके पास में बॉडी कैविटी तो होती है पर एक्चुअल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, उन्हें हम लोग स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। और इसके अंदर जो ग्रुप, जो फाइलम आएगा, उस फाइलम का नाम है नीमाटोडा। ठीक है। अब सीलोमेट की अगर बात करें, मतलब जिनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है, उनके अंदर बच्चों जो ग्रोथ है, जब एम्ब्रियो, जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होती है, इसके बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म मीजोडर्म से बना हो, देखो बच्चों, जब हम लोग बहुत एम्ब्रियो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, तो उस टाइम पर हमारा सेल डिवाइड करके लेयर्स बनाता है। क्या बनाता है? सेल्स की लेयर्स बनाता है। इन सेल्स की लेयर्स को हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स। क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स। और लेयर को दूसरे शब्दों में कहा जाता है डर्म, DERM, डर्म। तो तीन हमारे पास में जर्मिनल लेयर्स होती हैं। एक का नाम है एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की तरफ होती है। एक का नाम होता है मीजोडर्मिस, जो अंदर की तरफ होगी। और एक मीजोडर्मिस, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। बच्चों आवाज आ रही है क्या? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कमेंट करो एक बार। ठीक है, आ रही है। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि भाई क्या होगा कि सीलोम जो है आपके पास में बॉडी कैविटी होगी। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग या फिर ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, जब सिंगल सेल होता है, तब उसके सेल डिवाइड करके क्या बनाते हैं? उसके सेल डिवाइड करके बनाते हैं लेयर्स। तीन लेयर बनती हैं, जिनका नाम है एंडोडर्मिस। सबसे बाहर एंडोडर्मिस। तो बच्चों, अगर हमारे अंदर ये तीनों लेयर्स मौजूद हैं, पर हमारा डेवलपमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट मीजोडर्म से होता है, बीच वाली लेयर से होता है। अगर डेवलपमेंट जो है बीच वाली लेयर मीजोडर्म से होगा, तब उस क्लास में जो तीन ग्रुप्स आएंगे उनका नाम है एनेलिडा, दूसरा है मोलस्का, और तीसरा है आर्थ्रोपोडा। या फिर अगर हमारा डेवलपमेंट एंडोडर्म से हो, देखो आप क्लासिफिकेशन में देख रहे हो, एक तरफ तो डेवलपमेंट मीजोडर्म से हो रहा है, और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है वो किससे हो रहा है? एंडोडर्म से। मीजोडर्म से हुआ तो एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये ग्रुप हमें पढ़ने पड़ेंगे। और अगर एंडोडर्म से हुआ, तब हम लोग आगे फिर से उसको डिवाइड करेंगे, किस बेसिस पर? कि ऑर्गेनिज्म के पास में नोटोकॉर्ड है या फिर नहीं है। देखो नोटोकॉर्ड क्या होता है? एम्ब्रियो स्टेज के अंदर एक हार्ड, एक सॉलिड जो लाइन पाई जाती है ऑर्गेनिज्म में, जो कि हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में बचपन में तो नोटोकॉर्ड होती है, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बैकबोन बन जाती है। तो एक तरह से नोटोकॉर्ड को तुम समझ सकते हो एक छोटी सी बैकबोन। तो ऑर्गेनिज्म में ये छोटी सी बैकबोन नोटोकॉर्ड है या फिर नहीं? अगर नोटोकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पढ़ेंगे किसमें? एकाइनोडर्मेटा के अंदर। ठीक है। और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा कॉर डेटा। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर डेटा।
अब कॉर्डेटा के अंदर भी हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि ये नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम में उसके पास रहती है ऑर्गेनिज्म के पास या नहीं रहती। अगर देखो पूरी लाइफ टाइम में नहीं रहती, सिर्फ लार्वल स्टेज में, लार्वा समझते हो, लार्वा समझते हो क्या तुम लोग? लार्वा जैसे कि इंसेक्ट होता है, वो तो जब बड़ा हो जाता है, पर जब बहुत छोटा होता है तब उसकी छोटी बोलते हैं लार्वा, जब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। तो नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है पर सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में, मतलब जब वो आपका एडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब अगर उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड रहेगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप किस क्लास के अंदर पढ़ेंगे? प्रोटोकॉर डेटा के अंदर इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। और अगर नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम रहता है और अडल्ट जो है जब बड़ा हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो वो ही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी बैकबोन है उसके अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब ये वर्टिब्रेटा को भी बच्चों हम लोग आगे 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने उनके करेक्टर्स नहीं लिखे, पर पेज नंबर 95 पे जो टेबल है उनमें तुम्हें ये करेक्टर्स नजर आ रहे होंगे। तो देखो, अगर वर्टिब्रेटा है पर जॉलेस, जॉलेस का मतलब जबड़े नहीं होंगे उसके पास में, ऑर्गेनिज्म के पास में चबाने के लिए जबड़े, दांत वगैरह कुछ नहीं होंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप बोलेंगे साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, किस ग्रुप में पढ़ेंगे? साइक्लोस्टोमेटा में। और अगर फिशेज हुई, अब आपको मछलियों के फीचर्स तो पता होंगे कि भाई गिल्स होते हैं, पानी में रहते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप पढ़ेंगे किस क्लास के अंदर? पाइसेस, पाइसेस में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा एक क्लास अपने पास में है एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के पास में लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जमीन पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने प्लांट्स के अंदर भी ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल में किया था, एम्फीबियन ब्रायोफाइटा को कहा गया था, जो कि रहते तो मतलब ग्रो तो करते थे किस पर? लैंड पर जब वो रिप्रोडक्शन करते थे तो वो वाटर पर डिपेंड रहते थे। सेम यहां पर होगा बच्चों, जो एम्फीबियंस हैं वो जमीन पर रहेंगे, पर जब उन्हें रिप्रोडक्शन करना होगा, मतलब जब एग ले करने होंगे, अंडे देने होंगे, तब वो वाटर की हेल्प लेंगे। एक क्लास अपने पास में दिखाई देगी रेप्टिलिया, जिनमें रेप्टाइल्स आते हैं जो कि क्रॉलिंग मूवमेंट शो करते हैं, मतलब कि रैंग करके चलते हैं, जैसे कि लिजार्ड, छिपकली या फिर क्रोकोडाइल, ये सब रैंग करके चलते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे रेप्टिलिया के अंदर। फिर आपके पास में नेक्स्ट क्लास है एव्स। एव्स में बच्चों आते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स के कैरेक्टर्स क्या हैं भाई? जो उड़ते हैं, जिनके बॉडी के ऊपर फेदर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, है ना? तो ये सारे कैरेक्टर एव्स के हैं, बर्ड्स के हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। और लास्ट जो अपने पास में क्लास होगी वो क्लास होगी मेमलिया, जिनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि ज्यादातर अपने यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं, मतलब अंडे नहीं देते, डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं। और इनके पास में मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड उस ग्लैंड को, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो मदर है वो अपने बेबी को दूध पिलाते हैं ना, तो मतलब कि उनकी बॉडी में मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होने के लिए जो ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड, वो प्रेजेंट होगी। तो ये तो था तुम्हारा एक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या क्या पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताओ ये तुम्हें ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन दिया समझ में आया या नहीं आया। बाकी जब हम लोग इन्हें अभी डिटेल में जब करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगी बाकी चीजें। अभी तो हमने सिर्फ जनरल जो पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों का कमेंट आया यस, तो ओके। पेज नंबर 89 पर आ जाओ आप लोग, पेज नंबर 89, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के ज्यादातर या फिर जो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तेरे पास तो है ना, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी यूकैरियोट्स होते हैं। अब यूकैरियोट्स का मतलब हम लोगों को पता है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से पाया जाएगा, वेल डिफाइंड होगा, और इसके अलावा
सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो पाए जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब आप एक से ज्यादा सेल देखेंगे, और हेटेरोट्रॉफिक होंगे। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अब बच्चों, हो सकता है कि वो आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, पर इतना कंफर्म है कि वो खुद फोटोसिंथेसिस करके क्या खुद का खाना खुद नहीं बना। एनिमल्स के जो एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, उनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहला फाइलम करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा बच्चों, पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोर्स का मतलब होता है होल, छोटे छोटे छेद। तो ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद जो हैं वो पाए जाएंगे। ये ऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल्स नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल का मतलब है ये मूव नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये पानी में किसी पत्थर, किसी चट्टान से बस जाकर के चिपक जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ वहीं पर चिपके रहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इनका नाम दिया गया है पोरीफेरा। इसके अलावा इनके शरीर के अंदर एक कैनाल सिस्टम होती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आपने एलिमेंट्री कैनाल का नाम सुना होगा, वो भी एक कैनाल ही है। ऐसे ही इनकी बॉडी के अंदर भी क्या पाई जाती है? कैनाल पाई जाती है। और इस कैनाल के अंदर पानी भरा रहता है। ये खुद तो पानी में डूबे रहते हैं हर टाइम, और इस कैनाल के अंदर भी क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। अब देखो, ये खुद तो मूव कर सकते नहीं, तो ये खुद के लिए खाना तो ढूंढ पाएंगे नहीं, पर इनके शरीर में जो कैनाल है जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म, इनसे भी कोई छोटा ऑर्गेनिज्म उस कैनाल में एंटर कर जाए, तो वो क्या कर लेते हैं? वो उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ये जिंदा रहते हैं, खुद तो दौड़ करके पकड़ सकते नहीं है किसी को। तो इनके शरीर में भगवान ने क्या फिट की है? एक कैनाल सिस्टम फिट की है, जिस कैनाल में वाटर की हेल्प से क्या एंटर कर पाता है? फूड एंड ऑक्सीजन एंटर कर पाता है। देखो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके शरीर के बाहर स्केलेटन होता है। हमारे अंदर तो कहां है? शरीर के अंदर है, पर इनके तो शरीर के बाहर स्केलेटन जो है वो पाया जाता है। और बच्चों, ऐसे स्केलेटन को हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वहां पर लिख देना, ठीक है? वहां पे लिखा हुआ होगा, देखो कोई ऊपर से 7वीं 8वीं लाइन पर, दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन, दिस स्केलेटन इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इस स्केलेटन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोस्केलेटन। और हमारे अंदर, मतलब अगर शरीर के अंदर स्केलेटन हो तो उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो हमारे अंदर तो होगा एंडोस्केलेटन, और पोरीफेरा जो है इनके ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यू। बच्चों, यहां एक वर्ड आया है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब समझो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा। अब हमारे अंदर सेल्स जो हैं उन सबका काम फिक्स है। जैसे कि हमारे पेट के जो सेल्स है, स्टमक के सेल जो हैं, वो डाइजेशन का काम करेंगे। जो हमारे किडनी के जो सेल्स है वो एक्सक्रीशन का काम करेंगे। तो हमारे अंदर तो क्या है? सारे सेल्स का जो काम है वो फिक्स है, डिवीजन फिक्स हो चुका है, जिस शब्द को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। पर यहां पोरीफेरा में कोई डिफरेंशिएशन देखा नहीं जाता, मतलब कोई भी सेल कोई भी काम कर सकता है, जबकि हमारे अंदर सेल्स का काम फिक्स है। तो ये जो शब्द है डिफरेंशिएशन, ये आगे भी आपके पास में आएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, जो काम है उसका बंटवारा पोरीफेरा के अंदर पाया नहीं जाएगा। कोई भी सेल कोई भी काम यहां पर कर सकता है। और लास्ट पॉइंट इनके लिए यह है कि इन्हें कॉमनली कहा जाता है स्पंजीज। आपने बच्चों स्पंज देखा होगा,
वैसे तो सॉलिड होता है पर आप उसे दबाओ तो दब जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। इस वजह से इनकी बॉडी को हम लोग कंपेयर कर देते हैं स्पंज से, और इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को जो पॉरीफेरा में आते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्जीज। समझ में आया पॉरीफेरा के नहीं? पॉरीफेरा क्लियर है या नहीं? कमेंट करो जल्दी से। अरे जल्दी कमेंट करो भाई, बाहर बारिश हो रही है, मुझे भीगना है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तुम्हारा टाइम और खाऊंगा अभी। आप सेकंड फाइलम पर आओ बच्चों, जिसको सीलेंट्रेटा नाम दिया गया है। सीलेंट्रेटा है जो नाम दिया गया है, और इन्हें एक और नाम दिया गया है निडेरिया। इसमें बच्चों सी जो है वो साइलेंट है, सीलेंट्रेटा, या फिर इन्हें बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया की स्पेलिंग में देखो आपको सी दिखाई देगा, पर वो सी जो है वो क्या है? साइलेंट है। तो सबसे पहली बात इनके लिए कि ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ये भी पानी के अंदर ही पाए जाएंगे। इनकी बॉडी में पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, मतलब जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो पूरी तरीके से नहीं होगा, पर पॉरीफेरा के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर वैसे तो देखो बुक में लिखा हुआ है देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, पर ये जो कैविटी होती है ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल कैविटी नहीं है। अगर एक्चुअल कैविटी होती तो आप इन्हें सीलोमेटा के अंदर रखते, पर हमने इन्हें ए सीलोमेट कहा है क्योंकि इनके अंदर कैविटी नहीं है, ये कैविटी जैसा स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। इनकी बॉडी सिर्फ 2 लेयर्स की बनी हुई होती है, और वो लेयर है बच्चों एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक वो जो सबसे बाहर वाली है, बाहर वाली को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। ये शब्द लिखा हुआ नहीं है पर आप लोग लिख देना, लिखा हुआ है ना, देखो, वन मेक्स अप सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसको बोलेंगे एक्टोडर्म, ECTO, एक्टोडर्म। और लिखा हुआ है एंड द अदर मेक्स इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, इसको आप कहेंगे एंडो, ENDO, एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि कॉलोनीज, मतलब कि इकट्ठा होकर के एक साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है अकेला। होते हैं ना 2 तरीके के लोग, एक सिंगल और एक मिंगल, तो बस वही सीन है। यहां पर कुछ तो कॉलोनीज बनाते हैं और कुछ अकेले दुनिया से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल्स बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, या फिर सी एनिमोन्स। ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश या फिर सी एनिमोन्स। देखो आप हाइड्रा के डायग्राम में आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, स्टिंगिंग सेल्स। देखो मिला क्या? हाइड्रा के डायग्राम में स्टिंगिंग सेल्स। हाइड्रा के ऊपर ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनमें पॉइजन, इनमें जहर भरा होता है। जब हाइड्रा के आसपास कोई शिकार मौजूद होता है तो ये स्टिंगिंग सेल उस शिकार के अंदर जहर जो है, पॉइजन इंसेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, और ऐसा करने से वो जो शिकार है इसका, वो या तो मर जाता है या फिर पैरालाइज हो जाता है, मतलब हिलडुल नहीं पाता। फिर हाइड्रा क्या करता है? उसको निगल जाता है और पचा लेता है। ऐसे जो है आपका हाइड्रा अपना जीवन यापन कर पाता है, जिंदा रह पाता है ना। एक आज के लिए लास्ट क्लास और हम लोग करेंगे जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज की अगर हम लोग बात करें तो इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। देखो चौथी लाइन में ये शब्द मिला क्या? बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब समझना क्या होता है। देखो अगर ऑर्गेनिज्म को कहीं से कट किया जाए और वो 2 इक्वल हाल्व्स के अंदर डिवाइड हो जाए, जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमें हेड से लेकर नीचे तक कट किया जाएगा सीधा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली, तो हम लोग 2 बराबर टुकड़ों में बट जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है बायलैटरली सिमेट्रिकल, जिन्हें कहीं से किसी एक जगह से कट किया जाए
तो वो दो बराबर टुकड़ों में बट जाए। आगे लिखा है ना, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। तो ये ऑर्गेनिज्म बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे। अब इससे आगे जितने भी तुम ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे सबके सब बायलैटरिकली सिमेट्रिकल होंगे, चाहे लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर इनके शरीर में बच्चों तीन लेयर्स पाई जाएंगी, जैसा मैंने बताया था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और क्या, और मीजोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर तीनों लेयर पाई जाए उन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो मिला क्या, ये शब्द मिला होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब तुम जितने भी आगे ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, चाहे लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इनके शरीर में तीनों जो लेयर हैं वो पाई जाती हैं। हालांकि इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। जैसा मैंने बताया था, बॉडी कैविटी मतलब सीलोम, सीलोम जैसा स्ट्रक्चर होगा पर एक्चुअल सीलोम इनके अंदर नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। देखो मिला क्या ये शब्द आपको, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसका मतलब, फ्लैट का मतलब तो होता है चपटा, और डॉर्सो वेंट्रली का मतलब होता है ऊपर से नीचे चपटा। जैसे आपने एक टेप देखा होगा, टेप जो है चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, पर बहुत पतला होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे वो कंप्रेस्ड है, एकदम चपटा होता है। इनको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और क्योंकि ये टेप के जैसे होते हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म, बॉडी वर्म। आपने अर्थवर्म देखा होगा, वर्म के जैसी लंबी बॉडी होती है, पर ऊपर नीचे से क्या होती है, चपटी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इस वजह से इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैट वर्म्स। अब ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब आजाद पंछी, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, या पैरासाइट, मतलब जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं प्लेनेरिया, जो कि आपका फ्री लिविंग है। और पैरासाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा लिवर फ्लूक। ठीक है, तो बच्चों आज की हम लोग क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। चलो मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास।